नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर लगाएंगे जिसमें हीट वाला चैप्टर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया था। मैकेनिक्स के से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इस बुक के रेफरेंस में हमने ये सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो ये जो डेडिकेटेडली होंगे वो हीट चैप्टर को रिगार्डिंग होंगे। सारे क्वेश्चंस के टोटल यदि हम देखें लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। यदि आप इनको लगा लेते हैं तो साइंस का कोई भी पेपर या कोई भी एग्जाम जहां साइंस आने वाली है, हालांकि ये पेपर ये जो वीडियो होगा ये स्पेशली होगा जो अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम चल रहे हैं या होने वाले हैं उसके लिए होगा। इसके बाद जहां भी आपका ये साइंस पूछा जाएगा वहां ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं और ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है ना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसकी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको एमपी का करंट और भी जो हम लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का यदि ताप है, जो टेम्परेचर होता है, वो किसका सूचक होता है, क्या इंडिकेट करता है? उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा, मतलब जो वस्तु है उसके अणु में कुछ ऊर्जा है, उस अणुओं की औसत ऊर्जा है, अणुओं जो वो आपका एटम है, जो मॉलिक्यूल है उसका कुल वेग, या फिर उसके अणुओं की कुल औसत ऊर्जा। तो आपको एक औसत गतिज ऊर्जा। तो आपको याद रखना है जो कोई भी वस्तु होती है यदि उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, उसकी औसत गतिज ऊर्जा होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको इंडिकेट करता है वो। ठीक है, तो डी हमारा इसका सही आंसर होगा। सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे, कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चंस ही आपको यदि आप कर लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है उस वस्तु की जो अंदर उस अणु जो होते हैं उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका सूचक होता है। ठीक है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, है ना, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, सभी को पता है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मा एक प्रकार की सबसे पहले तो क्या है, ऊर्जा है। इसीलिए ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो भी क्या है सर, आपका जूल ही है। वो एसआई मात्रक क्या है, जूल है। तो इसको सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था सर रमफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सर रैमफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और बाद में दो बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर जो घिसा गया, बाद में वो पिघल गए, जिसमें ये पता चला कि ऊष्मा जो है, मतलब रगड़ा गया तो ऊष्मा निकली, और फिर वो किस काय में बदल गई, पानी में बदल गई। तो ऐसा कहा गया कि जो बर्फ होते हैं, और बर्फ वाला जो एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाता है तो वो किया था डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कार्य में किसने बदला, तो आप बताओगे रैमफोर्ड। या फिर आप यदि आपसे पूछा जाता है कि दो बर्फ के टुकड़े आपस में पिघलाकर या फिर घिसकर किसने बताए कि ऊष्मा जो है वो कार्य में बदला जा सकता है, तो वो था सर डेवी। ठीक है, दोनों के बारे में आप एक बार याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो आपको देखो याद रखना है, यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक कैलोरी के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो एक कैलोरी होता है 4.186 जूल के बराबर। कितने के बराबर होता है? 4.186 जूल के बराबर होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है 1 किलो कैलोरी। देखो यदि हम 18 को यदि कंसोलिडेट करते हैं तो ये आ जाएगा 4.2 जूल आ जाएगा, है ना। और यदि हम 1 किलो कैलोरी की जगह पे 1 किलो कैलोरी के बारे में चर्चा करने लगते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। तो सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक तो है, लेकिन कौन सा मात्रक है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। यदि एसआई पद्धति के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो एसआई पद्धति में मापा जाता है जूल में। एक कैलोरी के बराबर में 4.186 जूल होते हैं, वहीं 1 किलो कैलोरी में 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। बर्फ पर यदि दाब बढ़ाते हैं, बर्फ जो रखी हुई है, आपका बर्फ का कोई टुकड़ा है, यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने एग्जाम में बहुत सारे देखे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए गलनांक और क्वथनांक दो चीजें होती हैं।
क्या होता है, एक होता है गलनांक और दूसरा होता है क्वथनांक। दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। गलनांक क्या होता है कि यदि कोई ठोस है, यदि कोई ठोस वस्तु है, जब वो गलना प्रारंभ कर देती है तो उस बिंदु को हम गलनांक कहते हैं। और जब कोई द्रव क्या होता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं, है ना। तो यदि कोई दाब बढ़ाए, यदि बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो फिर गलनांक जो है उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि ये लिखा हुआ है गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन घटते हैं, तो बर्फ को यदि पिघला देते हो, गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, इसका मतलब उसका आयतन घटेगा, और जिनका आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, है ना, बर्फ का गलनांक घटेगा। इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये देखो बहुत सारे थर्मामीटर, तापमापी क्या कहलाता है, थर्मामीटर, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, गैस थर्मामीटर होता है, लिक्विड थर्मामीटर होता है। इसी तरह से एक होता है आपका ताप युग्म तापमापी, जो कि सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। किसके प्रभाव पर काम करता है, सीबेक के प्रभाव पर काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो ताप युग्म तापमापी होता है, ये थर्मामीटर -200 से 1600 डिग्री टेम्परेचर तक जो है इसको मापता है, और ये किस पर काम करता है, सीबेक के प्रभाव पर। अगला है पूर्ण विकिरण तापमापी। जो पूर्ण विकिरण तापमापी होता है, मतलब पायरोमीटर टाइप का होता है ये, है ना, और ये काम करता है स्टीफन के नियम पर। दोनों के बारे में बहुत अच्छे से याद रखोगे, है ना। देखो ये होता है पायरोमीटर, जो बहुत ज्यादा तापमान, जैसे सूर्य का तापमान हो गया, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े जब टेम्परेचर को मापना होता है तो हम बात करते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की, मतलब पायरोमीटर की, जो कि स्टीफन के नियम पर काम करता है। अब देखो स्टीफन का नियम क्या है, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है, है ना। यदि आप चाहो तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बाकी अभी आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जो पायरोमीटर होता है वो किस नियम पर कार्य करता है, तो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। फिर आता है केल्विन मान। केल्विन के अनुसार यदि हम बात करते हैं, आपको पता है केल्विन भी टेम्परेचर को मापता है ना। तो मानव शरीर का यदि हम ताप मापते हैं केल्विन में, देखो आपको पता है हमारा जो तापमान होता है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, मतलब 0 से कितना ज्यादा, 37 डिग्री। यदि हम केल्विन में मापते हैं तो केल्विन में जो 0 होता है वो होता है 273, तो ये 0 से कितना ज्यादा है, 37, तो 37 इसमें हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है आपका 310। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 310 केल्विन जो होता है ये क्या होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, काय में, केल्विन में। देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमने आपको दे के रखा है, इसकी पीडीएफ में आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें, फ़ारेनहाइट तापक्रम में, मापक्रम नहीं है, तापक्रम है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा, तो सभी को पता है फ़ारेनहाइट जो होता है ये होता है कितने से, ये होता है 32 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 212 तक। कितने डिवीजन होगा इसके, 180 डिवीजन होते हैं, 180 भाग में बटा होता है फ़ारेनहाइट। और इसका जो 0 होता है वो होता है 32, और जो 100 होता है वो होता है 212। हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, और तो फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री क्या है, 212 है। इसका मतलब 212 फ़ारेनहाइट पर पानी जो है हमारा वो क्या होने लगा, क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल टू F-32/180, है ना, R इज अपॉन 80 और K-273/100। ये वाला फॉर्मूला, ये चारों जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, है ना, और जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी होती है हम केवल उसी को सामने रखते हैं। जैसे उसने पूछा है मनुष्य का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को रखेंगे, और फ़ारेनहाइट में हमें इसको बदलना है तो F-32 अपॉन, है ना, 180 को हम रखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर 20 से कैंसिल कर देंगे, 20 से 5 बार और ये 20 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा। अब डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता है कितना दिया गया है 60, तो 60/5 और f माइनस 32/9। ठीक है, तो ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 12 बार, और ये 9 ऊपर आ जाएगा तो 12 नम्मा 108, 108 इज इक्वल टू f माइनस 32 हो जाएगा। माइनस के 32 इस साइड आएंगे तो आ जाएगा प्लस के 32, तो इसमें जुड़ जाएगा 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 140। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, मतलब यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में है तो वही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पानी का घनत्व, जो पानी की डेंसिटी होती है, ये किस तापमान पर अधिकतम होती है, तो ये बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं जल का असामान्य व्यवहार। क्या कहते हैं, जल का असामान्य व्यवहार कहते हैं। आपको पता होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी की डेंसिटी होती है ये मैक्सिमम होती है, और आयतन इसका इस तापमान पर न्यूनतम होता है। जल के असामान्य व्यवहार के कारण ही मछलियां ठंडों में जब नदी या झील पर ऊपर परत जम जाती है उसके बाद भी क्या होती हैं, जीवित रहती हैं, जल के असामान्य व्यवहार के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशा मतलब लेड, जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो चौड़ाई पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको याद रखना है चूंकि लंबाई पर प्रभाव पड़ रहा है तो चौड़ाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये होगा इसका डी, है ना, बढ़ती है घटती है, तो जनरली बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, अव्यवस्थित रहती है। डी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि लेड जो है ये क्या होता है, कुचालक होता है। तो जब भाप में रखा जाता है उसको तो ये अव्यवस्थित हो जाती है, कई बार मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अप्रभावित तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, अव्यवस्थित हो जाती है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी बताया था, जल के असामान्य व्यवहार। जब किसी झील की सतह पर पानी जम जाता है तो आप देखोगे ये झील है, इसकी सतह पर पानी जम जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन इसके अधोस्थल पर तापमान क्या होता है, 4 डिग्री बना रहता है। क्योंकि ऊपर का तापमान जो है, बर्फ जम गई है, बर्फ जमती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे भी बना रहता है, मतलब बर्फ के झील के नीचे का तापमान और नीचे नहीं जाता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है। इसलिए नीचे जो नदियां, जो आपकी मछलियां वगैरह होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो जीवित बने रहते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, सुचालक है, मतलब कौन बहुत अच्छे से अपने में से ऊष्मा को जाने देगा, तो पारा इसका सही आंसर होगा। जल जाता है लेकिन इन सभी ऑप्शन में पारा जो है ये सबसे अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का। आप देख पा रहे हैं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यदि आप कभी पूछे आपसे एग्जाम में तो आपको बताना है चांदी, सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, लेकिन इन ऑप्शंस में पारा जो है ये सबसे सही आंसर होता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या मापता है, दाब तो आपको पता है बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं हम। दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है, पौधों की वृद्धि। इसी तरह से वायु की गति जो है ये एनीमोमीटर से मापी जाती है, किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। इस तरह से ऊष्मीय विकिरण जो होता है, जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसको मापते हैं हम बोलोमीटर से, तो ये अपन को याद रख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या अस्तित्व पानी। तो आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा लवण होते हैं। आपको पता है समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, तो बहुत ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, और लवण के पाए जाने के कारण जो समुद्र का पानी होता है ये सबसे अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का। कभी ये भी पूछ ले कि बताओ पानियों में, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, झील का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा सब गर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि वे क्या होते हैं, ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। इसमें हम पढ़ लेते हैं, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, ऊनी कपड़े क्या करते हैं, बीच में हवा होती है तो कुचालक का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है, देखो ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं,
क्यों? क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। रोधक का मतलब समझते हो, जो रेजिस्ट करे। क्या हुआ, जैसे एक बार टेम्परेचर बढ़ा तो वो घटने, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो घटने नहीं देते हैं, टेम्परेचर को बनाए रखते हैं, तापमान को बनाकर रखते हैं, रजिस्ट करके रखते हैं, इसीलिए ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसीलिए जो है ऊनी कपड़े क्या होते हैं, ताप के अच्छे शोषक माने जाते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम दिया था किरचॉफ का। ये नियम हमारी लाइफ पर भी जो है वो लागू होता है, आपको पता होगा। अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, वही अच्छे अवशोषक होते हैं सफलता के। समझ गए? तो किरचॉफ ने ये कहा था कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक भी होते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस यदि में बढ़ने में जो लगनी ऊष्मा होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को C से दर्शाया जाता है और C बराबर होता है Q अपॉन एम थीटा। Q क्या होती है, आवश्यक ऊष्मा होती है, M जो है वो एकांक द्रव्यमान होता है और थीटा होता है एकांक टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जो हमें ऊष्मा लगती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, है ना। देखो, एक तो हो गया विशिष्ट ऊष्मा, यदि हमें एकांक द्रव्यमान का तापमान बढ़ाना है, यदि हमें ठोस को द्रव में बदलना है, द्रव को गैस में बदलना है, यदि हमें अवस्था परिवर्तन करनी है तो उसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी आप उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ यदि मिला जाता है तो फिर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना, यदि अशुद्धि मिला दी जाती है, क्या मिला दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है, तो उससे गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। और यदि अशुद्धि मिला दी जाती है किसी पदार्थ में तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने से यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये हमेशा याद रखना है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि उससे दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो अंदर का क्वथनांक भी बढ़ जाता है ना। तो ये लिखा है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक भी घट जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो जो याद रखना, हमेशा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है ये होता है 273.16 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु का त्रिगुणात्मक बिंदु वो होता है जिस पर वह वस्तु ठोस, द्रव और वाष्प, गैस, तीनों अवस्थाओं में, जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उसमें संतुलन बनाकर रखती है ना, बैलेंस बनाकर रखती है, उस बिंदु को हम त्रिगुणात्मक बिंदु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण? तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डी इसका सही आंसर होगा। गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या मटका होता है उसमें यदि पानी ठंडा बना रहता है, वो बना रहता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है बर्तन के अंदर पानी से ले ली जाती है, जिससे पानी क्या होता है, ठंडा बना रहता है। ठीक है, बर्फ में स्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है। बर्फ में जब हम स्केटिंग करते हैं तो बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब, देखो बर्फ में यदि आप स्केटिंग करते हो तो बर्फ है उस पर दाब बढ़ता है, और दाब यदि बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। ये लिखा है, देखो, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वो होता है जिस पर जो है ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाए। तो दाब बढ़ाने पर गलनांक हमेशा घटता है, अभी हम बता चुके हैं आपको, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है ना, जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। आंतरिक ऊर्जा है ना, यू जो होती है, इसकी संकल्पना ऊष्मा गति की, आपको याद रखना है। जो ऊष्मा गति की है इसके दो नियम है। पहली चीज देखो, न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, इसी तरह से ऊष्मा गतिकी के 2 नियम हैं। तो ऊष्मा गतिकी के 2 नियम में से जो पहला नियम है उसमें हमें इंटरनल एनर्जी की संकल्पना दी गई है। ठीक है, रुद्धोष्म एडियाबेटिक चेंज क्या कहलाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन का मतलब होता है कि ऊष्मा क्या होती है, नॉन चेंजेबल होती है।
अपरिवर्तित रहती है हमेशा। ऊष्म रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस किसी ऊष्मागतिक निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय में बाह्य और वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा अपरिवर्तनीय रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो फिर क्या होगा? देखो अशुद्धि मिलाई जा रही है, सीधी सी बात ये है, तो क्वथनांक तो बढ़ेगा, लेकिन जो जमाव बिंदु है, जमाव बिंदु मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा घटता है। समझ गए? बताया अभी आपको क्वथनांक और गलनांक दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आप अशुद्धि मिलाते हो तो क्वथनांक बढ़ता है, जबकि जमाव बिंदु जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट ताप क्रम का दोगुना होगा? तो हम अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, C/100 इज इक्वल टू F-32 जो है 180 होता है ना। तो फ़ारेनहाइट कब दोगुना होगा तापक्रम का? तो फ़ारेनहाइट कब दोगुना होगा? तो यहाँ पर हम 2C रख देंगे, कैंसिल कर देंगे 20 से, तो 20 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9C, और 5 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10C, और 32 पंचे 3 5 15 और 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9C इस साइड आएगा तो ये C, और ये माइनस के 60 160 प्लस के 160 मतलब 160 फ़ारेनहाइट एक ऐसा तापक्रम है जहां पर तापक्रम का दोगुना होगा। ठीक है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो हमेशा याद रखना, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, Q/m थीटा होता है ना। ये किसी वस्तु के द्रव्य मैटर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मैटर पर डिपेंड करती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है, सहसा का मतलब होता है अचानक आराम आराम से वृद्धि होती है, तो हमेशा वहां की जो ह्यूमिडिटी होती है वो घटती है। ह्यूमिडिटी कब बढ़ती है? ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता घटेगी। बर्फ को बुरादे से पैक किया जाता है, आपने कभी देखा होगा, चाहे वो गन्ने के रस वाले हों या और भी जगह, जब ट्रांसफर किया जाता है बर्फ को तो बुरादे से पैक करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बुरादा जो है ये ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होती है। चूंकि बुरादे में ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होती है, इसीलिए बर्फ हमेशा बर्फ बना रहता है, बर्फ पिघलता नहीं है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।